फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मेरे लिए बहुत गर्व का विषय होता है जब भी मुझे अंत्योदय फाउंडेशन या हमारे अंत्योदय फाउंडेशन के अध्यक्ष माननीय श्री मनोहर लाल जी के बारे में कुछ भी बोलने को कहा जाता है। मैं कुछ सालों से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पढ़ाई और काम के माध्यम से जितना भी समाज को पढ़ पाई और जितना भी थोड़ी बहुत समझ और अनुभव ले पाई हूँ, मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए आज सबसे अच्छा अवसर और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमारा समाज का जो एक वर्ग है वो बहुत प्रगति कर रहा है। उनकी प्रतिभा से पूरे देश, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है, और वहीं एक हमारा सामाजिक वर्ग ऐसा है जो आज तक भी 2026 में भी गरीबी से जूझ रहा है। तो ऐसा बन गया था कि जो अवसर हैं या जो सुविधाएं हैं या जो मूल अधिकार हैं, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे वो आत्मनिर्भरता के हों, सुरक्षा के हों, कौशल के हों, जो ये मूल अधिकार या सुविधा हर व्यक्ति को समाज में मिलनी चाहिए, ये कुछ वर्गों तक सीमित रह चुकी थी। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा युवा वर्ग निराशा की तरफ जा रहा था, जिनको लग रहा था कि कुछ भी करने का क्या मतलब है। मैं आज कुछ भी अपने लिए सोचूं, अपने परिवार के लिए सोचूं, अगर मैं शिक्षा लूं, अगर मैं किसी भी तरीके का कोई कौशल भी ले लूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे रास्ते में ऐसी बाधाएं खड़ी हैं जिनको मैं पार नहीं कर पाऊंगा। और केवल इसीलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है वो एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ है, और ये हमारे हरियाणा की दशकों तक सच्चाई थी। और इस को चुनौती देने वाले जो आज हमारे मार्गदर्शक हमारे बीच में बैठे हैं, माननीय मनोहर लाल जी, इन्होंने, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि 2010 में अंत्योदय फाउंडेशन के नाम से एक NGO, एक संस्था की शुरुआत इन्होंने करी। और अंत्योदय है कि उसको समाज की समझ है, वो समाज में उठता बैठता है, वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। उसके लिए एक ऐसा मूल मंत्र है कि अगर आप इसको समझ लें, अगर आप इसको अपने व्यवहार में उतार लें और अगर आप इसको अपनी कार्यशैली का आधार बना लें, तो आपका काम इतने लोगों तक पहुंचेगा और इतने लोगों का, मुझे लगता है, विकास करेगा जो किसी मदद की बस इंतज़ार कर रहे हैं। उनमें काबिलियत है, उनमें अच्छी सोच है, उनमें अच्छे संस्कार हैं, उनमें मेहनत करने का संस्कार है, पर कई बार आप ऐसी स्थिति में होते हो कि आपको बस थोड़ी सी रोशनी चाहिए होती है। और अंत्योदय ऐसी ही सोच है, ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है जो ये कहता है कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, और अंतिम पंक्ति में भी जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, वो भी मुख्य धारा से कैसे जुड़े, उस तक भी वो सारे अवसर, वो सारे आगे बढ़ने के मौके, सुविधाएं कैसे पहुँचे जिसका उसको पूरा अधिकार है, क्योंकि वो भी समाज का अंश है। तो ऐसी सोच से अंत्योदय फाउंडेशन की शुरुआत 2010 में करी गई, और 2014 में जब सर मुख्यमंत्री बने तो सर का वो सारा की सारी वो जो सोच थी, सर के वो जो विज़न था, वो सारा का सारा सर ने फिर प्रदेश पे शिफ्ट किया। और अभी कुछ वर्षों से अंत्योदय की हमने पुनः शुरुआत करी है, और इसी सोच के साथ करी है कि हम गांव-गांव जाकर जो कुछ करना चाहते हैं और बस थोड़ी सी शुरुआत और थोड़ा सा उनको एक तरीके का पुश चाहिए, जिससे कि वो आत्मनिर्भरता की तरफ जा पाएँ, स्वाभिमान भरा जीवन जी पाएँ, उसके लिए अंत्योदय फाउंडेशन काम करती है। पिछले कुछ महीनों में अलग अलग गाँव में अंत्योदय फाउंडेशन ने ऐसे ही अंत्योदय परिवारों के साथ संपर्क किया, समझने का प्रयास किया कि क्या क्या चुनौतियाँ इस परिवार में, ऐसे परिवार किस किस चुनौतियों से गुजर रहे हैं, किस किस अवसर की इनको ज़रूरत है, और एक मुख्य तौर पे जो परिवार के लोग हैं उनका सपना क्या है, एक अच्छा जीवन, एक साफ सुथरा जीवन, एक स्वाभिमानी जीवन, जिसके लिए उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और अब पिछले कुछ महीनों से इस टीम के प्रयास से किए जा रहे हैं, चाहे वो हमारी जो ग्रामीण बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, चाहे उनको साइकिल देने का काम, जिससे कि उनमें कॉन्फिडेंस हो कि वो
पढ़ने के लिए किसी पे निर्भर नहीं है। अगर उनको पढ़ाई के लिए अपना गांव छोड़ के आसपास के गांव में जाना पड़ रहा है तो उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना, उनकी आत्मनिर्भरता के बारे में सोचना, इस तरीके से इस अभियान को शुरू किया गया। ऐसे ही जब हम गांव-गांव गए तो बहुत सारी महिलाओं ने एक बात रखी, बहुत सारे युवाओं ने ये बात रखी कि हम ऐसे परिवार से आते हैं जहां परिवार को छोड़कर दूर जाना आज हमारे लिए संभव नहीं है। हम घर भी संभाल रहे हैं, हम अपना रोजगार भी देख रहे हैं, हम घर को भी पाल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम और ज़्यादा कुछ सीखें, या हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ में अच्छे हैं, इसमें हमें और एडवांस सपोर्ट मिले, जिसमें हम और अपना कौशल बढ़ाकर कल को अपना स्वरोजगार कर पाएँ। तो ये सारी बातें सुनी, इनको समझा, और इसी कड़ी में आज काचवा में हमने सिलाई केंद्र, अंत्योदय फाउंडेशन ने आरसीटी के साथ मिलकर एक सिलाई केंद्र की शुरुआत आज करने जा रहे हैं। और जितनी यहाँ महिलाएं, यहाँ भी कुछ महिलाएं बैठी हैं, और जितनी भी महिलाओं को आप अगर अंदर जाके मिलेंगे तो ये सभी 60 महिलाएं आज इस पहले बैच का हिस्सा हैं। तो आप सभी को अंत्योदय फाउंडेशन की तरफ से हम आप सभी का स्वागत भी करते हैं, आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। और इसी सोच के साथ ही अंत्योदय फाउंडेशन तो हमेशा अंत्योदय के सिद्धांतों पर और अंत्योदय के संस्कारों पर काम करता रहेगा, लेकिन यहाँ बैठा हर व्यक्ति अगर इतनी सी बात हम सारे ढाल लें अपने व्यवहार में और अपनी सोच में कि हर एक व्यक्ति जो आज वंचित भी है वो भी समाज का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उसको उसका स्वाभिमान के बारे में सोचना भी हम सबका कर्तव्य है। मुझे लगता है अगर हम सब इतना भी सोचें तो इससे अंत्योदय फाउंडेशन का मिशन और ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, और ज़्यादा इसको तेज़ी मिलेगी। और आप सभी के पूरे गांव के सहयोग के लिए और आदरणीय मंच पे जितने भी हमारे बड़े यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी का स्वागत करते हुए अंत्योदय फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। जय हिंद। अब मैं निवेदन करूँगा शिष्टाचार की परंपरा का निर्वहन करते हुए स्वागत गीत के साथ आप बच्चों से आग्रह के एक बार स्वागत गीत की शुरुआत करें। हेलो।
की इससे खुशी की क्या बात होगी हमारे लिए। मैं बैठे मंच पर सोच रहा था कि राजनीतिक व्यक्ति होते हुए गांव गली में शहर में हमें कोई टूटी लगवाते हैं तो उसके साथ भी बड़ी बड़ी फोटो खिंचवाते हैं और लिखवाते हैं कि हमारे द्वारा किया गया कार्य। और एक ऐसा व्यक्तित्व अंत्योदय फाउंडेशन के बारे में हमारी बेटी आशना कल्याण ने सारा बताया। कोई राजनीतिक मंच ना होते हुए समाज के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो पंक्तियां लिखी हुई हैं, अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति तक अवसर पहुंचाना और उसे आत्मनिर्भर बनाना ही सच्चा अंत्योदय है। इस सोच के साथ गांव का उत्थान हो, गांव की बच्चियों का उत्थान हो, उनको साइकिल मिले, वो सिलाई सीखें, अपने पैरों पे खड़ी हो, यही सच्चा अंत्योदय, यही सच्ची राष्ट्र की सेवा, यही राष्ट्रभक्ति है। ऐसे हमारे देव पुरुष जो सीधे इंदौर से कल महाकाल के चरणों में दर्शन कर सर्व समाज का कल्याण की भावना लेकर हमारे बीच में पहुंचे, आदरणीय मनोहर लाल जी का मैं उनकी पुरानी विधानसभा, उनका संसदीय क्षेत्र और अपनी विधानसभा में मैं पहुंचने पर दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। परमपिता परमात्मा, आज पितृ दिवस भी है, फादर्स डे जिसको कहते हैं। आज के सौभाग्यशाली वाले दिन हम लोगों को वो जो सौगात दे रहे हैं, एक अभिभावक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, एक पिता के रूप में जो सौगात हमारी बहन बेटियों को मिल रही है, हमारे बच्चों को मिल रही है, इस सोच के लिए मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ज़्यादा ना बात करते हुए, जो यहाँ से बच्चियाँ सीखेंगी, जो यहाँ अपने पैरों पर खड़ी होंगी, जीवन यापन होगा, चाहे वो कंप्यूटर का शिक्षण के माध्यम से हो, चाहे वो सिलाई केंद्र के माध्यम से हो, चाहे वो ब्यूटिशियन के कोर्स के माध्यम से हो, ये महिलाओं की सोच वाले कोर्स भी अगर एक पुरुष, अपना प्रधान देश हम कहते हैं, और एक पुरुष होने के नाते भी अगर वो सोच रखते हैं कि बेटियों को क्या चाहिए, क्योंकि इतनी सुंदर लाइनें लिखी हुई हैं, सिलाई से हुनर तक, सपनों की सिलाई, अपने सपनों को बुनने का जो मौका हमारी बेटियों को मिलेगा, एक एक शब्द में वो गहराई पिरोई हुई है जिससे हमारा समाज के उत्थान में, और यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची भावना है। उनकी सोच को सलाम करते हुए, पुनः उनको प्रणाम करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मात्र ये एक भवन का उद्घाटन नहीं है, ये उद्घाटन है परिवार में सम्मान के पहुंचने का, ये उद्घाटन है एक बालिका के प्रशिक्षित होकर आगे प्रशिक्षण की एक गति चले, आगे प्रशिक्षण की धारा बहे। उस बालिका के भी कंधे पर यह जिम्मेवारी आई कि मुझे एक अभिभावक प्रशिक्षित कर गया था, अब मुझे भी समाज की अनेकानेक ऐसी जरूरतमंद बालिकाओं को प्रशिक्षित करना है। और मात्र ये कह देना कि समाज मेरा परिवार है, राष्ट्र मेरा परिवार है, इससे बात नहीं बनती, ये करके दिखाना। और जिस प्रकार से इस पावन धरा तक आदरणीय मनोहर जी ने पहुंचकर सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कर किया, नीलोखड़ी नगर में भी साइकिलों का वितरण और कई जगह पे भी साइकिलों का वितरण, वो बालिकाएं जो घर से स्कूल तक
अब स्वाभिमान से अपने वाहन पर जाती हैं, वो बालिकाएं जो ब्यूटिशियन का कोर्स सीखकर अनेक बालिकाओं को प्रशिक्षित करेंगी। आज इस काछुआ गांव में आप सबकी गवाही में एक बात कहूँगा, कितने बच्चों की बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां लगी। पिता स्वप्न देखता था कि मैं ये किला बेचूंगा, मैं ये संसाधन जुटाऊंगा, कहीं से कर्ज लूंगा। काछुआ गांव में अंत्योदय फाउंडेशन के अंतर्गत आज एक ये सिलाई केंद्र, इसका उद्घाटन का अवसर मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के विधानसभा के करनाल विधानसभा के विधायक भाई जगमोहन आनंद जी, यहाँ की सरपंच हमारी बहन सुशीला देवी जी, और जो ये फाउंडेशन है अंत्योदय फाउंडेशन, उसमें उस फाउंडेशन के जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनमें से वैसे तो 7 मेंबर हैं, उसमें मुझे ये सौभाग्य मिला कि इस फाउंडेशन का, जैसे बहन आयशना ने जो बताया कि 2010 में इसका निर्माण किया था, उसमें भूमिका कुछ और थी, विचार यही थे जो आज यहाँ प्रकट हो रहे हैं। लेकिन बाद में जैसा समय होता है उस हिसाब से दायित्व होते हैं। 14 में मुख्यमंत्री का दायित्व मिला तो मुझे लगा कि हमें सरकार के नाते ही जितने काम हो रहे हैं उसमें अगर इसको शुरू करेंगे तो तरह तरह की चर्चाएं हो जाएंगी। 9 साल तक सरकार के माध्यम से किया, और जैसे ये नया दायित्व आया, आप लोगों ने मुझे सांसद के नाते से यहाँ से चुन के भेजा। मोदी जी ने 2 बड़े डिपार्टमेंट देकर के वहाँ केंद्रीय मंत्री बना दिया। उस समय वो जो मुख्यमंत्री वाली बंधन थे वो नहीं थे, तब विचार आया कि क्यों नहीं हम उस अंत्योदय फाउंडेशन के माध्यम से अपने इलाके की गरीब जनता, उसका कैसे सहयोग कर सकते हैं। इस सहयोग के लिए इस फाउंडेशन को खड़ा किया। हमारे सदस्यों में हमारी बहन आयशना तो है ही है जो आज यहाँ उपस्थित हैं, प्रत्यक्ष जो इस लोकसभा क्षेत्र के और सदस्य हैं, जिसमें हमारे राज्यसभा के सदस्य संजय भाटिया जी उसके सदस्य हैं, और अपने ही जिले के बहुत प्रमुख अपने जो कार्यकर्ता नेता हैं, हमारे ब्रिजभूषण गुप्ता जी, वो भी इसके सदस्य हैं। कुछ सदस्य दिल्ली से हैं, तो एक सामाजिक काम के नाते इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें एक बात समझनी चाहिए, ये कतई राजनीतिक क्षेत्र का कार्यक्रम नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र के कार्यक्रम के नाते यहाँ से आगे बढ़ें हमको उसका लाभ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए बहुत सीमित मात्रा में नेता सब आते हैं जो कि यहाँ के विधायक प्रत्यक्ष हैं, इनका आना ठीक लगता है। बाकी हमारे और जो सहयोगी हैं इस अंत्योदय फाउंडेशन के, उन सहयोगियों में इस जिले के अंदर हमारे गोविंदर राणा जी, ये पूरा काम इस सहयोग करते हैं। यहाँ पानीपत में गजेंद्र सलूजा जी, ये यहाँ सहयोग करते हैं। और मेरे एक और साथी हैं अनिरुद्ध यादव, जो दिल्ली में बैठ करके और हमारा सहयोग करते हैं। पूरे कार्य की योजना बनाना, हर जगह का क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या समस्याएं हैं, कैसे हल करना है, कौन सा केंद्र खोलना है, ये सब दिल्ली हमारा कार्यालय उसमें बैठ के करते हैं। और फिर हर गांव में हमने 5-5 लोगों की एक समिति भी बनाई है, जहाँ जहाँ इस कार्य को हमने आगे बढ़ाना है। उसके अंदर यहाँ के भी जो 5 सदस्य हैं, जिनमें हमारे भाई सुरेश घई जी, जिनको प्यार से बिट्टू कहते हैं, दीपक कुमार जी, हमारे सुरमुख नंबरदार जी, जोगिंद्र प्रधान जी, मदन लाल भारद्वाज जी, ये हमारे 5 सदस्यों की एक लोकल कमेटी है। और इस कमेटी का अभी तक हमने नाम कभी नहीं दिया था। हर गांव में ये कमेटियां बनी हैं, जहां जहां इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 5 लोगों की कमेटी है। बैठे बैठे मन में विचार आया, मैंने कुछ साथियों से परामर्श किया, मैंने कहा इसका नाम रखा जाए तो क्या नाम रखा जाए। एक सुझाव आया, इसका नाम रखा जाए 5 जन्य समिति। ठीक है, क्योंकि 5 लोगों की समिति है, 5 जन्य हो गए, समिति है ही है। ठीक है, तो आगे से इसको 5 जन्य समिति कहेंगे, अपने पूरे क्षेत्र में जिस गांव में बनाएंगे।
प्रारंभ में अभी 15 गांव छांटे हैं, इसके बाद पूरे लोकसभा क्षेत्र में, इसके बाद अगली सूची बनी हो 45 गांवों की बनी है, फिर 75 गांव भी हमने तय कर लिए हैं। 75 के आगे जहां जहां से और सहयोग मिलेगा उन गांवों का आगे करते जाएंगे। कोशिश हमारी है कि हर गांव की चिंता की जाए। अभी चिंता में एक तो चिंता होती है विकास के कामों की, गली बनाना है, नाली बनाना है, स्कूल खोलना है, स्टेडियम बनाना है, पार्क बनाना है, कोई तालाब को ठीक कराना है, कहीं पंचायत घर के नाते से जो हमारा ग्राम सचिवालय है उसका करना है, फिरनी है, लाइटें हैं, ये सारे काम विकास के सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। सरकार ने कामों को अपने हाथ में लिया है। उसमें सीधे सीधे हमारे विधायक या जो हमारी और टीम है जो प्रदेश सरकार के साथ जुड़ करके हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सहयोग करता है। हमारे डीसी साहब, एसपी साहब वो भी आए हुए हैं। अधिकारी जो होते हैं वो अपना चिंता करते हैं, अपना ध्यान करते हैं। जहाँ से बैठ के हमारी बात सुननी तो सुनते रहते हैं। उन्होंने तो हमने जो कहा उसको कैसे क्रियान्वित करना है उसकी ओर लगातार लगे रहते हैं। तो इन सब कामों के लिए मैं अपने प्रशासन का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हर गाँव में ये चिंता कर रहे हैं, लेकिन इन कामों से हम गांव का नजारा तो अच्छा बना पाएंगे। गरीब परिवार की गरीबी ये कैसे खत्म होगी? मोदी जी ने कहा कि हम गरीब के लिए सस्ते घर देंगे, लाइट देंगे, पानी देंगे, अन्न देंगे, यानी अनाज मुफ्त में देते हैं, घर का रसोई का चूल्हा वो मिलता है, घर में शौचालय भी होता है, अच्छा जीवन रहन शुरू हो सकता है। लेकिन लगातार इन चीजों को चलाए रखने के लिए उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, उस परिवार का इनकम का स्तर वो कैसे ऊंचा हो। सरकारी योजनाएं भी बहुत हैं, लेकिन साथ साथ हमारे बहुत से एनजीओज हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनमें चाहते हैं कि हमारे इलाके की गरीब लोगों की स्थिति अच्छी हो। उन्होंने सबको अपने को परिवार माना है कि हमारे परिवार में कमजोर आदमी नहीं रहना चाहिए कोई भी। उसमें से हमारा सर्वे चल रहा है और उस सर्वे के नाते से हमने हर गांव में 1-2 सर्वेयर भी लगाए हैं। आपकी जानकारी के लिए हमारे इस गांव में सर्वेयर के नाते हमारी एक बहन बेटी सुमन देवी ये काम करती है। इनकी भी अपनी एक टीम बना लेती है। ये घर घर जा करके खास करके गरीब परिवारों में जाती है, उनका सारा ब्यौरा लेती है, हमारे पास ब्यौरा भेजती हैं, हम उसका फिर दोबारा से भी सर्वे कराते हैं। उस सर्वे में जो वास्तव में परिवार ऐसे जिनकी सहायता जिस भी प्रकार की चाहिए वो सहायता हम देते हैं। अभी जैसा बताया 1000 साइकिलें बच्चियों के लिए जो अपने गांव से दूर दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाती हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की, उनको देने का एक कार्यक्रम बनाया है। 500 से ऊपर साइकिलें बढ़ चुकी हैं। इस गांव में भी 10-5 बच्चियां ऐसी मिली होंगी जिनको मिली होंगी साइकिलें। क्यों कुछ क्या मिली कि नहीं किसी को मिली? हाँ, तो कुछ ना कुछ जो हम ढूंढते हैं अपने आप अप्लाई नहीं करवाते कि आओ भाई साइकिलें मिल रही है ले जाओ, तो भीड़ लगती है। उस भीड़ में जिसको नहीं भी चाहिए वो भी लाइन में आके खड़ा हो जाता है, होता ना। हर कुछ आता, कुछ मिल रहा ले लो मिल लो ले लो। हमने सरकार में भी सिस्टम को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश की है कि जिसकी जरूरत है, नीडी है, उसी को ढूंढेंगे, छांटेंगे। हमने एक परिवार पहचान पत्र बनवाया और उसमें लिखवाया कि इस परिवार के कितने सदस्य हैं, कितने पढ़ने वाले हैं, कितने कमाने वाले हैं, कितनी इनकम होती है, तब उसमें से सुविधाएं दी जाती हैं। थोड़ा विरोध भी करते हैं लोग। कौन करता है? वो करता है जो कमाता तो 3 लाख है और बताना चाहता है 1.5 लाख। 3 लाख में आ जाऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। अब जो सत्यता है वो सत्यता है। तो इसलिए सब लोगों को एक संस्कार मिले कि सच बोलो। हो सकता है कि हमको आवश्यकता ना हो तो उस लाइन में क्यों लगो कि जिसको जरूरतमंद जा खड़े हैं। अगर हम वहां जा करके लेंगे तो किसी न किसी का कटेगा किसका? जिसको बहुत जरूरत है। तो किसी गरीब का हक मार करके कोई भी दूसरा ज्यादा पैसे वाला या ज्यादा कमाने वाला लेके जाएगा तो सरकार तो उतना ही देगी। 1 है तो 1 देगी, 5 है तो 5 देगी, लेकिन किसको दिलाना है? जो जरूरतमंद है उसको। अभी एक जिक्र आया, हमारे अनाउंसर कह रहे थे, क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा, कि जो मुख्यमंत्री के नाते हमने एक योजना बनाई बिना पर्ची बिना खर्ची। इस योजना को बनाते हुए मैंने बहुत विरोध झेला।
हमारे नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद सब आके खड़े हो गए कि हम तो जब वोट लेने गए थे लोगों को कह के आए थे हम आपको नौकरी दिलाएंगे। अब उसका क्या बनेगा? अब नौकरी उनको नहीं देंगे जिनको हम कह रहे हैं और मेरिट पर देंगे तो हम तो अगली बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मैंने कहा देखो भाई, जो योग्य है, जो मेरिट वाला है, मिशन मेरिट तो उसके लिए बनी है। हम रद्दी खद्दी आदमी को उठा करके सरकारी नौकरी बना देंगे, 35 साल ढूंढना पड़ेगा। लेकिन योग्य व्यक्ति है तो समाज की सेवा 35 साल करेगा, समाज उससे खुश होगा। आप मान लो, नहीं माने, लेकिन जब रिजल्ट आने शुरू हुए उसके बाद धीरे धीरे वातावरण बदलना शुरू हुआ। आज वही विधायक कहते हैं कि ये आपने ऐसा तुरंत का पत्ता डाला है, ये बहुत वाहवाही हो रही है सारे समाज में कि जो योग्यता है उसी को नौकरी मिलती है। पहले एक को मिलती थी, 10 नाराज होते थे और बाद में बुलाना भी देते थे, क्या ठीक है इन्हीं से ले लियो वोट, ताने मारते थे। लेकिन अब जब किसी को मिलती है तो जिसको नहीं मिलती वो भी कहता भाई ठीक फैसला है, जो छोरा नौकरी मिली होशियार था तब मिली, हम पीछे रह गए और पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ के आगे जाएंगे। और उसके कारण से आज अपनी गांव की लाइब्रेरी, पहले जहाँ कोई बच्चा जाता नहीं था, आज भरी रहती हैं। यहीं तक नहीं, बहुत लोगों ने तो प्राइवेट लाइब्रेरीज खोल ली, 1000 रुपया महीना उनसे फीस लेते हैं लाइब्रेरी में जाने का। अगर 50, 60, 100 बच्चे आ जाएं तो वो 1,00,000-2 लाख रुपए उसमें से कमा लेते हैं महीने का। उनको भी रोजगार मिला, पढ़ने वालों को स्थान मिला, रुचि बढ़ी पढ़ने में, और नौजवानों को गलत काम करने के बजाय एक ठीक रास्ते में बढ़ने का एक अवसर मिल गया। और इसके आज सारे हरियाणा नहीं, पूरे देश में चलता है कि हरियाणा एकमात्र ऐसा है जहाँ नौकरियों के नाते ये संभव नहीं था, वो इन्होंने करके दिखाया। तो मित्रों, ऐसे बहुत काम करने के, बताने की बहुत हैं, लेकिन विचार हमने किया, सर्वे कराया। उस सर्वे में अभी तक लगभग 1000 बालक बालिकाएं ऐसे हैं जिनको रोजगार चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए पहले। उनके लिए हमने 13 सेंटर ऐसे बनाने का विचार किया है अलग अलग गाँव में। जैसा मैं बताया था 13 में शायद 15 सेंटर हैं और 1-2 गाँव जो रह गए उसे बना के पहले चरण में 15 सेंटर करेंगे। और उसी में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज आपके गांव काछवा में इस सिलाई सेंटर का उद्घाटन करने के लिए सब लोग आए हैं। आप सब लोग का इसमें सहयोग मिले और इस सेंटर को चलाने में कोई कठिनाई आती है तो हमारे जो 5 बंधु हैं, ये जो 5 जन समिति है, ये समिति ध्यान रखेगी। कोई कठिनाई अपने आप दूर कर सकते हैं, अपने आप दूर करें, हमारे लायक करने लायक को हम करेंगे। हमारे पास भी कुछ दानी सज्जन से आए हैं, उनका ठीक है 15 जो सेंटर्स हैं इनके साधन जितने चाहिए, मशीनें चाहिए वो लेके देंगे, कंप्यूटर चाहिए वो लेके देंगे, साइकिलें भी किसी एक सज्जन ने उनको दान में दी सारी। और ऐसे ही ब्यूटिशियन का कोर्स बेटियों के लिए बहुत अच्छा है। आगे चल करके लड़कों के लिए जो सैलून होते हैं उसका कोर्स कराएंगे, क्योंकि गाँव में आज जो पुराना तरीका हमारे नाई समाज के लोगों का होता था, कहीं भी गली पर सड़क पर बैठ गए, बोरी बिछाई और वहीं बैठ के कट कर दिया। लेकिन आज सारे बच्चे वो छोड़ करके शहर में सैलून की दुकान पर जाते हैं। हमारी बेटियां शादी हो, कोई और फंक्शन हो, जा करके अपने ब्यूटी पार्लर में जा करके घंटा 2 घंटा लगा के आती हैं और अच्छा पैसा दे के आती हैं। तो हमारी जो बच्चियां सेंटर यहीं खोलेंगी तो वो यहीं पैसा ले लेंगी, यहाँ का पैसा यहीं रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो आवश्यकता के हिसाब से बच्चों ने ही अपने आप उसको चुना है कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। तो यहाँ 60 बच्चियों का 2 शिफ्टों में कोर्स चलेगा, 30-30 बच्चियों का। उनका विधिवत आज से या कल से एडमिशन शुरू कर देंगे। हमारे जो इंचार्ज यहाँ आए हैं वो बैठ के सबका कराएंगे। और जो हमारी इंस्ट्रक्टर सिखाने वाली कौन होंगी? सेट्टी, क्या आर सेट्टी, कौन है? ये 2 बहनें हमारी जो आरसेटी एक संस्था के नाते से बैंक की ओर से एक सहयोग मिला है हमको कि वो ये 2 सिखाने वाले यहाँ रहेंगी। और भी सहयोग देने वाले बहुत लोग आए हैं जिनके, ये हमारी दोनों बहनें हैं। हाँ, कहाँ करने वाले हैं आप? सर टीचर ही है, डीएसटी ट्रेनर। किसी गाँव से? भागवत से सर, भागवत से। तो यहाँ पढ़ाती हैं, फिर रहने का अपने हिसाब से करेंगे, आप लोग कराएंगे। और दूसरे कौन है? एक ही है, एक ही।
तो ये इनका सिखाने का इनके जिम्मे काम रहेगा। दोनों शिफ्टों में ये सिखाएंगी। बाकी जो इसमें मटेरियल चाहिए, सहयोग चाहिए, कुछ तो बच्चियां अपने हिसाब से अपने आप करेंगी, कुछ जरूरत पड़ने पर हम ट्रस्ट की ओर से लगाएंगे, लेकिन किसी प्रकार में इसमें कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। ऐसा विचार रखते हुए हम इस आज सेंटर का उद्घाटन करेंगे। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित इस सेवा प्रकल्प को प्रारंभ करने में साथ इस पावन धरा पर आज हम सबको गर्व का आभास है कि किस प्रकार से हमारे गांव की बच्चियां स्वावलंबी, स्वाभिमानी और समर्थ होकर जब समाज में निकलेंगी तो निश्चित एक विकसित समाज का निर्माण, यही हमारे अंत्योदय फाउंडेशन की परिकल्पनाएं हैं कि जिस प्रकार से घर घर में रोजगार पहुंचे और घर घर में एक स्वप्न साकार हो कि हमारे बच्चे अब स्वावलंबी हैं, किसी पर निर्भर नहीं, किसी पर आश्रित ये परिवार नहीं है। अगर हम ये प्रशिक्षण आगे भी बच्चों को दे पाएं तभी इस प्रकार के सेवा प्रकल्पों की इच्छा सकता है। एक बार जागरूक करें। भारत माता की। कैसे रोकते हो? हाँ जी, हाँ जी।